गुड इवनिंग। और आज हम लोग समास को देखेंगे। दरअसल संधि और समास दोनों साथ में पढ़ने की चीज़ है, फिर भी समय को देखते हुए पहले समास पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। समास जो है वो कई जगह पे इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा जगह पे होता है। ख़ास करके जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी समास को पढ़ना ज़रूरी है। एक शब्द रचना को समझने के लिए हिंदी में समास जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। दूसरा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इन फ्यूचर में कभी भी, वहाँ पर संधि और समास यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समास को। समास, अध्याय को मत देखिए, अध्याय पे ध्यान भी नहीं देना है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। देखिए, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है जैसे कि संधि में हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण से मिलकर शब्द बना है राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण क्या है, सामासिक शब्द है। ठीक है, एकदम सिंपल। राम लक्ष्मण क्या है, सामासिक शब्द है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्त पद। दो या दो से अधिक शब्दों से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का शाब्दिक अर्थ है पास रखना या छोटा करना। समस्त पद के अंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास का क्या मतलब है, पास रखना और छोटा करना। देखेंगे ये सब कि कैसे होता है ये। समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वापस से देखेंगे, समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। सिंपली दोनों को जोड़ा तो एक नए तरह का शब्द बन गया। आगे देखें, संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में ध्वनि के नियमानुसार दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन या विकार होता है। कभी कभी वर्ण के मेल से तीसरा वर्ण आ सकता है, जैसे महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई इसमें जुड़ रहे हैं और ये ए बन रहे हैं तो क्या हो गया, महेंद्र। दिग प्लस पाल, क और प जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया, दिगपाल आदि। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आए शब्दों का संक्षिप्तीकरण या लोप होता है। जैसे भोजन के लिए आलय बराबर भोजनालय समास है। निम्न उदाहरण से संधि विच्छेद और समास विग्रह का यह अंतर और स्पष्ट हो जाता है। जैसे देखते हैं, शिवालयः, शिव जोड़ आलय, अ प्लस आ क्या बन गया, आ। ये संधि विच्छेद है, ठीक है। और शिवालयः में शिव का आलय, ये क्या है, समास विग्रह है। तो ये संधि और समास दोनों में एकदम स्पष्ट अंतर आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे कुछ अंतर को देख ही लेंगे, संधि और समास के अंतर को। समास क्या है, शब्दों का विकार है, ठीक है। समास क्या है, शब्दों का विकार है। संधि क्या है, वर्णों का विकार है। समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। समास में शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटाया जाता है, अर्थात उनका लोप हो जाता है। संधि में विभक्तियों का लोप नहीं होता है। वर्ण से रिलेटेड है मामला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद हैं, टोटल 6 भेद हैं। अब इसमें ना समास के जो भेद हैं, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ठीक है, अच्छे से देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये समास के 6 भेद हैं, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। हिंदी में कर्मधारय एवं द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है, ठीक है। हिंदी में, अब देखिए संस्कृत में भी है समास, ठीक है, लेकिन हिंदी में कर्मधारय एवं द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चित्र है, यहाँ से समझ लेंगे हम लोग। पहला द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और
तथा अथवा आदि लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखें, समस्त पद, दिन रात, स्त्री पुरुष, माता पिता। समास विग्रह हो जाएगा दिन और रात, स्त्री और पुरुष, माता और पिता। समस्त पद फिर देखते हैं, खड़ी खोटी, दाल भात, उतार चढ़ाव। समास विग्रह में हो जाता है खड़ी या खोटी, दाल और भात यानी चावल को भात बोलते हैं, उतार या चढ़ाव। तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा आदि लगता है वह द्वंद्व समास होता है। एकदम ध्यान रख लेना है, यही एग्जाम्पल भी काम आ जाएगा। अब है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ प्रथम पद एवं दूसरे पद के अर्थों से भिन्न प्रकट होता है तथा अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, समस्त पद हो गया दशानन, समास विग्रह हो गया 10 है आनंद जिसके। अब इसका अर्थात क्या है, रावण, यानी कि ये तो अन्य पद प्रधान हो गया। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे पीताम्बर को लेते हैं, जिसका वस्त्र पीला हो वो कौन है, तो श्री कृष्ण जी है। तो क्या हो गया, एकदम डिफरेंट हो गए। ठीक है। समस्त पद देखते हैं, चतुर्भुज, समास विग्रह क्या है, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इसमें क्या है, चतुर्भुज का मतलब हो गया विष्णु। तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, क्योंकि पूरा उत्तर ही अलग हो गया। नीलकंठ को देखते हैं, नीलकंठ का मतलब हो गया शिव। तो नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास, यानी कि बहुव्रीहि खास पद जो है वो इसमें प्रधान हो जाता है। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास पद में पहला पद प्रधान हो, ठीक है, तो हल्का सा इसको और नज़दीक कर लें। जिस समास पद में पहला पद प्रधान हो और वह पद अव्यय हो तो वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है वह भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, साफ साफ, समास विग्रह हो गया बिल्कुल साफ। आजन्म, जन्म भर, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, दिन दिन में, हर दिन, प्रतिदिन, हाथों हाथ, हाथ के हाथ, सादर, आदर सहित, बीचों बीच, ठीक बीच में, बिल्कुल बीच में, यथावसर, अवसर के अनुसार। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह ने, को, के, का, के आदि हटा लिए जाते हैं, अर्थात उनका लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, संसद का भवन, संसद भवन, पहले पद संसद के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। कारकों की विभक्ति के अनुसार कर्म कारक से अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, सभी भेद को हल्के से देखेंगे, नहीं देखे हुए काम नहीं। जैसे एक होता है कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म काल की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद असमास विग्रह को दे। समस्त पद हो गया जेब कतरा, समास विग्रह हो गया जेब को कतरने वाला। समस्त पद हो गया पदक प्राप्त, समास विग्रह हो जाएगा पदक को प्राप्त। समस्त पद है स्वर्गगत, समास विग्रह हो गया स्वर्ग को गत। समस्त पद यश प्राप्त का मतलब हो गया यश को प्राप्त। अब देखिए करण तत्पुरुष, जिसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे समस्त पद है भूकंप पीड़ित, समास विग्रह होगा भूकंप से पीड़ित। इसमें देखिए समस्त पीड़ित है पद है निराला कृत, समास विग्रह होगा निराला के द्वारा कृत। समस्त पद है मनमाना, समास विग्रह है मन से माना। समस्त पद है मदांध, समास विग्रह है मद से अंधा। उसी तरह देखें संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे समस्त पद है समास विग्रह समस्त पद है राष्ट्रभक्ति, समास विग्रह है राष्ट्र के लिए भक्ति। समस्त पद स्वदेश प्रेम के लिए है, समास विग्रह स्वदेश के लिए प्रेम। रसोई घर के लिए है, रसोई के लिए घर। गुरु भक्ति है, गुरु के लिए भक्ति। अब देखते हैं आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे
देश निकाला को बोलते हैं देश से निकाला। अपराध मुक्त का मतलब हो गया अपराध से मुक्त। धनहीन का मतलब हो गया धन से हीन। जन्म बधिर का मतलब हो गया जन्म से बधिर, बधिर यानी बहरा। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। जैसे समस्त पद है राज्य मंत्री, इसका मतलब हो गया राजा का मंत्री। राज पुरोहित यानी राजा का पुरोहित। सेनापति, सेना का पति। प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के प्रतिनिधि। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सब जो है किस समास के भेद हैं बताइए। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो पीछे करके देख लीजिए कि कहाँ से ये भेद है। ये है तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अंत में है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष को हम लोग देखें कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पड़ का लोप होता है। जैसे अश्वारोही यानी अश्व का आरोही, घुड़सवार घोड़े पर सवार, जग बीती जग पर बीती, आनंद मग्न आनंद में मग्न, समस्त पद है विचार मग्न, समास विग्रह होगा विचार में मग्न, समस्त पद है आप बीती, समास विग्रह हो गया आप पर बीती। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है इसको हम लोग जो देखेंगे, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण या उपमावाचक होता है। उदाहरण देखें, विशेषण विशेष संबंध, समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह, इन सब को हम लोग देखेंगे। महाराजा, महान है जो राजा। लालमणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। क्यों? जिस पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण या उपमावाचक होता है। देखिए लालमणि में क्या है? लाल क्या है? उपमावाचक है। महाराजा में महा क्या है? उपमावाचक है। कर कमल, कर कमल में है कमल के समान, तो कर क्या है? उपमावाचक है। कोपानल, कोप क्या है? क्रोध, ये क्या है? कर्मवाचक है। कोप क्रोध रूपी अनल यानी आग। शशि मुख, शशि के समान मुख, शशि क्या हो गया? चंद्रमा जो होते हो गया वो क्या? उपमा हो गया। घन श्याम, घन के समान श्याम, ये क्या है? घन किसको बोलते हैं? मेघ को। मेघ के समान काला, क्या हो गया? घन श्याम। तो ये क्या है? उपमा है किसकी? मेघ की। अब अंत में हम लोग देखते हैं द्विगु समास। जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए सीधा एकदम याद करना है। द्विगु समास में क्या होता है? जो संख्यावाचक मामला बनता है। अब हम लोग उदाहरण इसको देखते हैं, उदाहरण सहित इसको देखेंगे। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह को क्या बोलेंगे? चौमासा। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? बताइए, तुरंत बताइए। सहस्त्राब्दी, इसमें क्या है? फिर सहस्त्र यानी 1000, आब्दी वर्ष का समूह आ गया। चौराहा, 4 राहों का समूह आ गया। त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समूह आ गया। तिराहा, 3 राहों का समूह आ गया। त्रिफला, 3 फलों का समूह आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों पदों के छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये क्या है? कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो नए लोग इसको ना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों जब दिया रहेगा तो मतलब बदलता है। ठीक है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। आगे है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है और समूह का बोध कराता है, परंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अलग अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु हो जाएगा।
चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुविधि हो जाएगा। तो ऐसे समास जो होंगे ना, ये उलझाऊ समास होंगे। जैसे दिगु का मामला होगा ना, तो चतुर्भुज के साथ 4 भुजाओं का समूह दे देगा तो दिगु हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये क्या होंगे, बहुव्रीहि हो जाएंगे। तो ये समास का पूरा डिटेल है। समास में जो कुछ भी आएगा इतने से काम चल जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने हल्का संधि को भी देखा, संधि को हम लोग सेपरेट भी देखेंगे। अगर सिर्फ समास पढ़ना हो तो इतने से काम चल जाएगा। तो इसको क्या करना है, 2-3 बार, जितनी बार हो सके 2-3 बार 4 बार इसको पलट के देख लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।